लोग कहते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है दुनिया उनकी सुनती है जो खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं। और आज हम सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस आर्ट की जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सेल्स क्लोज करता है और रूम्स को कंट्रोल करता है और ऑर्डिनरी लोगों को अनफॉरगेटेबल बना देता है। कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है या सर्वाइवल स्किल? आज की डेट में कम्युनिकेशन सिर्फ सॉफ्ट स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन एज आई से इज अ सीईओ स्किल। कम्युनिकेशन इतना रोल क्यों प्ले करता है? आपकी जुबान आपकी दुकान है। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। उस तीन चीजों के बेसिस पे ही आप आगे चीजें बढ़ा सकते हैं एंड कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ इट। जब भी आप शब्दों को बोले, 1-to-1 कम्युनिकेशन करें तो शब्दों को बना के, पका के और चबा के बोले। तो जब शब्दों को बना के, पका के और चबा के बोलेंगे तो शब्दों को बोलने का मजा आएगा। यानी कि आप जैसे गड़े मुर्दे में जान डाल देते हैं ना, ऐसे आप शब्दों को कहीं से भी उठा करके उसमें जान डाल देते हैं। स्टेज फियर होता है, ये हमारा सेल्फ जजमेंट होता है इसलिए हम इस चीज को करते हैं, या कोई और रीजन होता है कि स्टेज फियर लोगों में जो होता है? सक्सेस इज नॉट अबाउट द जेनेटिक्स, इट इज अबाउट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। कि आपको बहुत सारी चीजें पेश कर दी जाए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या उठाना है। आप अमूमन शादी पार्टी ब्याह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे 50 तरह के व्यंजन रखे होते हैं और स्वाद भी आ रहा होता है सबको देख के, पर मेरा सवाल यह है कि आप सब कुछ खा लेते हैं? नहीं। तो आपको अपनी चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट मेक अ चॉइस, द चॉइस मेक्स यू। समटाइम्स ना इट इज वेरी फेकनेस इन द मार्केट कि लाइक आप ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि ये जो कंटेंट है ये रियल कंटेंट है, ये एक फेक कंटेंट है, या ये जो कॉन्फिडेंस है ये रियल है, या ये बंदा मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है। आपको मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इसमें से अच्छा स्पीकर कौन है? एक्चुअली में ये टर्म दिए गए हैं एक पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके। वैसे रियल में कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है? सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। लेकिन अब आप ये वर्ड यूज करें तो मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर है, क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो डेप्थ से बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो विदाउट डेप्थ बोलते हैं। इंट्रोवर्ट आदमी होता है वो कम बोलता है और प्रिसाइज बोलता है, एक्सट्रोवर्ट आदमी कुछ भी बोलता है। टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर यू नीड टू बी अ ग्रेट लिसनर। सर ये बात किस लेवल तक वैलिडेट है? कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। किसी को बेकार और किसी को कलाकार नजर आता हूँ। लोग कहते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है दुनिया उनकी सुनती है जो खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं। आज के टाइम में कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक इन्फ्लुएंस है, आइडेंटिटी है और पावर है। और आज हम सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस आर्ट की जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सेल्स क्लोज करता है और रूम्स को कंट्रोल करता है और ऑर्डिनरी लोगों को अनफॉरगेटेबल बना देता है। तो वेलकम टू पॉज, जहाँ कॉन्वर्जेशन सिर्फ सुनी नहीं जाती, फील की जाती है। एंड टुडे विद अस वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिकेटर कोच ऑथर शेरी इज हियर, सो वेलकम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक टू वेलकम यू एट पॉज एंड व्हाट आई बिलीव कि आज का पूरा एपिसोड नहीं होने वाला, इट्स प्रॉपरली अ मास्टर क्लास ऑन कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप यहाँ हैं सो आई थिंक इट वुड बी अ मास्टर क्लास। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेरणा। थैंक्स सर। सर सबसे पहले ना वेरी डायरेक्टली आई वांट टू आस्क यू कि सर कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है या सर्वाइवल स्किल है? आज की डेट में कम्युनिकेशन सिर्फ सॉफ्ट स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन एज आई से इज अ सीईओ स्किल। तो सर्वाइवल स्किल तो नहीं कहेंगे, सर्वाइवल तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है, बट डेफिनेटली a CEO skill because everybody aspires in their life to become the chief of an organization, of a corporate. तो सर्वाइवल स्किल तो नहीं है, डेफिनेटली एक CEO स्किल है। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ी टीम हो तो आप उसको मैनेज कर पाएँ, आप चाहते हैं कि आप लीडरशिप ट्रेड्स को, स्किल्स को गहराई से समझें, उसके लिए कम्युनिकेशन सीखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में पीपल जस्ट डू नॉट जज यू बाय योर क्लोथ्स, पीपल जज यू बाय योर कम्युनिकेशन। राइट। तो आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है आपकी पर्सनैलिटी का। आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पूरा बेस ही है आपका। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ही सही नहीं है, आप बात सही से नहीं कर रहे, किसी से व्यवहार सही नहीं कर रहे,
तो फिर वो सारा का सारा जो बेस है वो हिल जाता है. दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अ सॉफ्ट स्किल. आई वुड से इट इज अ CEO स्किल. सर इफ़ यू सेड CEO स्किल, आई टोटली एग्री कि इस पॉइंट में ना सर आई वुड ऐड वन थिंग कि मैंने यूजुअली देखा है सर कॉर्पोरेट्स वगैरह में कि लाइक इफ़ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर वर्क, हाउ टू प्रेजेंट एवरीथिंग, तो कहीं ना एक कम्युनिकेशन की वजह से ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में उस चीज़ का बैरियर आता है. जो आपने ऑलरेडी कहा कि हमने उस चीज़ को देखा है कि भाई प्रोग्रेस चाहिए तो योर कम्युनिकेशन शुड बी स्मूथ. तो सर पर कम्युनिकेशन इतना रोल क्यों प्ले करता है? लाइक आई एम टैलेंटेड, आई हैव गुड वर्क, आई हैव अ गुड स्किल, but if there is something I'm not very open to communicate, why that plays a very important role? I'll tell you in one phrase. Your mouth is your shop. आपकी जुबान आपकी दुकान है. Now let's understand this. When you are working as an employee for an organization, if you are not a part of a back-end team, administration, finance, operations, you are in a frontline role, that is sales, marketing, branding, PR. And when you are representing your organization as an ambassador of the company, it is evident that if you will not communicate and if you will not communicate effectively, then people are not going to do business with you. तो अगर आपको व्यापार करना है as an employee for your organization, या अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं as a solopreneur, as a startup, as an MSME, as an entrepreneur, तब भी आपकी जुबान जो है वो आपकी दुकान है. क्योंकि आप सुबह सुबह जब अपने घर में उठते हैं, सबसे पहले आपकी दुकान का शटर ऊपर होता है, या आपकी सोशल मीडिया का फेसबुक या लिंक्डइन या यूट्यूब ओपन होता है. सबसे पहले तो आपकी जुबान ओपन होती है ना. तो आपकी जुबान आपकी दुकान है. फोन आने शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह. तो एक तो इस तरीके इस बात को ऐसे भी समझते हैं कि आप जब भी देखेंगे अपने आसपास बहुत लोगों से आप मिलते होंगे और बहुत लोग आपके साथ बात करते हैं, तो पीपल डू नॉट जज यू बाय द वे यू डू बिजनेस ओनली. पीपल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद यू एट अ डीपर लेवल बाय द वे यू कम्युनिकेट विद देम. राइट. तो आपका कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है. तो आजकल जैसे बहुत जगह पर एज आई ऑलवेज से कि योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन एंड योर नेटवर्क. पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में. उस 3 चीज़ों के बेसिस पे ही आप आगे चीज़ें बढ़ा सकते हैं. एंड कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ इट. तो सर जैसे ना पहले कहते थे कि जो दिखता है वो बिकता है. अब ये फ्रेजेस धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं क्योंकि पहले शायद थिंक कम्युनिकेशन का इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं था. लोगों को लगता था कि अगर वो अच्छा दिख रहा है दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड थिंग, यू शॉप एंड यू बाय. तो सर अब अगर हम ये कह सकते हैं कि जो बोलता है वो लीड करता है. एब्सोल्युटली. देखिए, कंटेंट जो है वो इंटरनेट का ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोग इंटरनेट पे आते हैं. अब अगर वीडियो की बात करें, रील्स, शॉर्ट्स की बात करें, या रिटन कंटेंट की बात करें, हर जगह पे कम्युनिकेशन ही है. एंड अब जो इकॉनमी आ रही है, वीडियो इकॉनमी है. और वीडियो इकॉनमी में इफ़ यू विल नॉट स्पीक, यू विल नॉट बी एबल टू लीड. तो आज के समय में आपको अपने व्यापार को किस तरीके से प्रेजेंट करना है लोगों के साथ, किस तरीके से लोगों को बताना है कि एक प्रॉब्लम एरिया है और उसका एक सोल्यूशन है. तो प्रॉब्लम मार्केट की है और सोल्यूशन आपके प्रोडक्ट में है. तो अगर ये चीज़ वीडियो पे आप स्पीकिंग करके नहीं बताएंगे तो एज यू राइटली सेड, स्पीक विदाउट लीड इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑल द ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट स्पीकर्स. आप किसी की भी बात कर लीजिए, बहुत सारे जो टॉप पब्लिक फिगर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, विंस्टन चर्चिल, रिचर्ड ब्रांसन, ओपरा विनफ्रे, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अमिताभ बच्चन, नवजोत सिंह सिद्धू, शेखर सुमन, आजकल शेखर टुनाइट की वजह से बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं यूट्यूब पे. ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं स्टेज फियर, स्टेज एंड एंग्जाइटी में थे. वहाँ से निकल करके ये लोग बोलना चालू किए और आज वो लीड कर रहे हैं. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं जर्नी जो है ना, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर आप स्पीकर नहीं भी है तो द आइडिया इज कि आप कैसे स्पीकर बने, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करें और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपनी फील्ड में यू लीड लाइक अ मैग्नेट. मीन्स लोग आपके साथ चिपक जाए. कहने का मतलब लोग आपके साथ व्यापार करें, आपके साथ कनेक्ट करें. एब्सोल्युटली. तो सर जैसे ना क्या होता है कि लोगों का ना दायरा है कि लाइक पब्लिक स्पीकिंग उनको समझनी चाहिए या उनको सीखनी चाहिए जिन्हें पब्लिक में आना है.
दैट कैन बी अ पॉलिटिशियन और दैट कैन बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक फिगर। पर सर मेरे को ऐसा फील होता है कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड तो नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी बहुत मैटर करती है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप इसे थोड़ा एलैबोरेट करें कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ पब्लिक तक ही इन्फ्लुएंस नहीं है, इट इज़ अ हिडन पावर फॉर आवर लाइव्स टू। देखिए, आप किसी से भी बात करते हैं, अमूमन एक आदमी आज के समय में 10 से 15,000 वर्ड बोलता है हर रोज़, और उसमें करीबन 80 से 85% कहानियाँ होती हैं। तो स्टोरी टेलिंग की एक बहुत बड़ी रोल है हमारी लाइफ में। तो स्टोरी टेलिंग भी हमारी रोज़ की जो कम्युनिकेशन है उसके भी एक पार्ट है। और जो आपका सवाल है कि कैसे कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल यही है कि हम हर रोज़ जब इतने सारे शब्द बोलते हैं तो सवाल यह है कि आर वी कम्युनिकेटिंग और आर वी कनेक्टिंग। तो एक बहुत ही अच्छी किताब है इसमें जो है जॉन मैक्सवेल साहब की, और उनकी किताब का नाम है एवरीबडी कम्युनिकेट्स बट फ्यू कनेक्ट। राइट। तो आप जो दिन में शब्द बोल रहे हैं, इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या फिर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, आर यू जस्ट कम्युनिकेटिंग और आर यू कनेक्टिंग फॉर द मैसेज? तो आपको मैसेज कैसे अपना ग्लोरीफाई करना है, कैसे तैयार करना है, किस बात को कैसे बोलना है, एक पर्टिकुलर मैसेज को हाईलाइट करके उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, वहीं से सब चीज़ों का जन्म होता है। वहीं से फिर जैसे हम कॉर्पोरेट में सेल्स भी करते हैं, लोग मार्केटिंग भी करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कोई इंटरव्यू लेते हैं, जैसे अभी ये पॉडकास्ट भी हो रहा है। तो आप कैसे अपनी बात को मैसेज के साथ बोल रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। तो यस, एब्सोल्युटली, जब आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करेंगे तो 1-to-1 कम्युनिकेशन में ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका आर्टिकुलेशन कैसा है, और आप कैसे, मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड है बॉम्बे में, तो उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत है, वो आपको ना 1 या 2 लाइन बोल के एक 4 सेकंड का पॉज लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे बोलेंगे, शेरी मुझे तेरे से एक बात पूछनी है। अगली स्पीच कहाँ पे है तेरी? अब वो जब बात करते हैं ना तो 4 सेकंड 3 सेकंड का पॉज लेके हर सेंटेंस में बात कर रहे हैं। अब एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि जब आप एक लाइन के बाद एक पॉज ले रहे हैं तो उस बात का वजन बढ़ गया, वेटेज बढ़ गया, राइट। तो कम्युनिकेशन आपका क्या हो गया, नॉर्मल से इफेक्टिव हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी बातें, जैसे कि मैं एक मंत्र देना चाहता हूँ कि जब भी आप शब्दों को बोले, 1-to-1 कम्युनिकेशन करें, तो शब्दों को बना के, पका के और चबा के बोले। तो जब शब्दों को बना के, पका के और चबा के बोलेंगे तो शब्दों को बोलने का मजा आएगा। यानी कि आप जैसे गड़े मुर्दे में जान डाल देते हैं ना, ऐसे आप शब्दों को कहीं से भी उठा करके उसमें जान डाल देते हैं। जब आप बना के बोलते हैं, वाह व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, अब ये बना के, चबा के, पका के बोल रहा हूँ, यानी कि आप उसके एक एक साउंड, फोनेटिक साउंड निकाल रहे हैं और उसका एक एक कॉन्सोनेंट साउंड क्लियरली बोल रहे हैं, उस शब्द को रियली उस फीलिंग के साथ, कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं। तो शब्दों को बना के, चबा के, पका के बोलेंगे, कम्युनिकेशन और बेहतरीन हो जाएगा। और 1-to-1 कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिवनेस आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो शांत रहना सीख जाएंगे, कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। और अगर आप व्यापारी हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो अपने बॉस के सामने कितना नहीं बोलना वो भी पता होना चाहिए। ऐसे वो तो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इतना बड़ा रोल है, 1-to-1 कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। सर लाइक अभी अपनी बात की कॉन्फिडेंस की, यूजुअली ना लोग, सर ऐसा भी होता है, लाइक मैंने भी अपने इनिशियल डेज में देखा था कि आई वाज वेरी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने ये बात कही, मे बी सामने वाले को सुनने में कैसा लगे। ये हमारे ना माइंड में ऐसे डबल थॉट्स होते हैं कि हम काफ़ी बार अपनी बातों पर सेल्फ डाउट भी करते हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो सम पीपल यूज टू से मी कि यार कॉन्फिडेंस ना फीलिंग होती है, जेनेटिक होता है कि आप बचपन से बड़े कॉन्फिडेंस हैं, और कुछ ऐसे होता है कि नहीं, कि धीरे धीरे यू डेवलप। तो सर व्हाट यू विल एग्री कि कॉन्फिडेंस पर्सन के अंदर बाय बर्थ होता है या नहीं, ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस बाय वर्च्यू आपके आसपास के माहौल से जनरेट होता है। आप घर का माहौल ही नेगेटिव है तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे को? और घर का माहौल बहुत पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर उत्साह आएगा नई चीज़ें करने के लिए, क्यूरियोसिटी आएगी। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की अपब्रिंगिंग बहुत अलग अलग है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग एक अच्छे परिवार में हुई है तो आपका कॉन्फिडेंस आना तय है। अगर आपके पास, आपके परिवार के पास बहुत पैसा है,
आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, आपके माताजी बहुत रईस हैं, पर आसपास घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। पैसा जितना मर्जी आ जाएगा, धन दौलत, व्यापार बहुत बड़ा होगा और कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी नॉलेज से आती है। तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज जब आपको आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। और तीसरा, जब आप किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप उसमें हारे या जीते, मैटर नहीं करता। हम अक्सर जब पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स में करवाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एवरी विनर वॉज वंस अ पार्टिसिपेंट। तो कहने का मतलब यह है कि आप हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा चाहे जो कुछ भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत ही सुंदर लिखे हुए शब्द हैं। तो कहीं ना आप एम्ब्रेस कर लेते हैं, या तो मैं सीखूंगा या मैं जीतूंगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इस एटीट्यूड से चलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड लास्टली आई वुड से कि जब आप अपनी बात को पावरफुल तरीके से बता सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सेल्फ एक्सप्रेशन ब्रिंग्स यू हायर सेल्फ एस्टीम। वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो भी आपको बहुत आत्मविश्वास देता है। ये तो सर आपकी बात वेल सेड है, बिकॉज आप बहुत पावरफुल की बात कह रहे हैं, बट इफ़ योर एक्सप्रेशंस आर नॉट गोइंग विद द सेम थिंग ना, वो बात का अपना आप एक वजन और जो उसका एग्जीक्यूशन है ना, वो अपना आप डाउनफॉल हो जाता है। आपने बात बड़ी नॉर्मली गई, पर आपका फेस एक्सप्रेशन आ रहा था, लाइक ऑटोमेटिकली ना कि सामने वाले को फील हो जाता है यार कुछ तो बात बढ़िया है। तो सर यूजुअली ना जैसे लोगों को ना स्टेज पे जाने का बड़ा फियर होता है, काफ़ी बार क्राउड देख के कि इतना बड़ा क्राउड है, हाउ विल आई हैंडल, ये काफ़ी बार सेल्फ डाउट हो जाता है कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो यूजुअली सर जो स्टेज फियर होता है, ये हमारा सेल्फ जजमेंट होता है, इसलिए हम इस चीज़ को करते हैं, या कोई और रीज़न होता है कि स्टेज फियर लोगों में जो होता है? देखिए, स्टेज पर जाने के बाद जो फियर आ रहा है, तो या तो लैक ऑफ प्रिपरेशन से आ रहा है, और या फिर आप कहीं ना कहीं फियर ऑफ जजमेंट में आ गए, या फिर आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में आ गए। ये 3-4 मुख्य कारण होते हैं, या फिर पीपल फोबिया होता है बहुत लोगों को। तो वर्ल्ड में करीबन 108 फोबियाज है, जिसमें 7वें 8वें नंबर पे पब्लिक स्पीकिंग फोबिया आता है, जिसे हम ग्लोसोफोबिया भी बोलते हैं। और देश के करीबन 80-82% लोग इस फोबिया से प्रभावित है। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, हिंदुस्तान में करीबन 148 करोड़ की पॉपुलेशन है इस समय टेंटेटिवली, और उसमें आप लगा लीजिए 80%, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 112 करोड़ पीपल। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है प्रेरणा मेरा इस फील्ड में आने का। मेरा मिशन है 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030 इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक पब्लिक स्पीकर जो हो वो इस फील्ड में आए। तो अभी तो मिसेस सीतारमन का भी एक अनाउंसमेंट था कि रिसेंटली की कंटेंट क्रिएशन लैब स्कूल्स में शुरुआत कराई गई है। अभी उस प्रोजेक्ट पे विचार चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो बात वही है, चीज़ें वही हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट का डिपार्टमेंट भी बन रहा है। तो कैसे आपका प्रूफ रीडिंग होगा, कैसे सोशल मीडिया के पेजेस आपके लिंक्डइन के, यूट्यूब के, फेसबुक के एक्टिव रहेंगे, तो कैसे आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। अभी मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मनदीप अरोड़ा, यूबॉन, आपने ब्रांड सुना होगा, यूबॉन के बहुत सारे हेडफोन्स और इलेक्ट्रिक गैजेट्स आते हैं। तो आप उनका भी इंस्टाग्राम देखेंगे, या बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जैसे अमन गुप्ता जी हैं, तो बोट के, तो इन लोगों को समझ में आ गया है राइट सर कि पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन है। आपको ओवरऑल अगर अपनी बात को पहुंचाना है लोगों तक, तो सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस अच्छी होना जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट सफिशिएंट इन टुडेज टाइम। अब बिजनेस सिर्फ कंपनी के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा, अब बिजनेस आपके फाउंडर के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। दैट इज व्हाई दीज पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दैट इज व्हाई दीज पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड वीडियोस। तो आपका सवाल था कि स्टेज पर आने से जो पहले फियर होता है, यस वो फियर होता है, कहीं ना कहीं सबको शुरुआत करनी पड़ती है, पर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि
आपके पर्सनल ब्रांड में, जैसे कि मैंने अब एग्जांपल लिए, बहुत ज़रूरी है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट में भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में एक एवरेज सीईओ जो बात करता है पब्लिक स्पीकिंग की, उसको बोर्ड रूम में भी लोगों को प्रभावित करना है, उसे अपने इन्वेस्टर्स को भी प्रभावित करना है, उसे मीडिया में भी टॉक करना है, उसे अपने टीम के साथ भी एंगेजमेंट करना है, उसे अपनी टॉप मैनेजमेंट के सामने भी प्रेजेंटेशन देना है। तो हर जगह पर आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। इसकी लर्निंग कीजिए, सीखिए। अपने ऊपर बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है आज के समय में प्रेरणा, वो है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने बोलने के तरीके पे इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी अपस्किलिंग पे इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं उसको भी डबल करेंगी, आपकी इनकम है उसको भी कई गुना कर देंगी, और जो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो रही है स्किल के नाम पे, उसको आप किसी भी जगह पर अप्लाई कीजिए। जॉब में, बिजनेस में आप रॉक करेंगे, आप प्रोग्रेसिव होंगे, आप नंबर 1 बनेंगे। एग्जैक्टली सर, बिकॉज अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है और आप अपने थॉट्स को सामने वाले को समझा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नो डाउट कि इसमें फिर आपकी अपलिफ्टमेंट में होने कोई देर नहीं लगेगी। सर यू हैव सेड वन पॉइंट कि लाइक ओवर थिंकिंग। सर यूजुअली ओवर थिंकिंग ना एक बहुत बड़ा मेन क्राइटेरिया हो गया कि लोगों में आजकल ओवर थिंकिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, वेदर इट्स अ जेन जी और वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ जनरेशन। सर फॉर व्हाट वी कैन डू फॉर दिस ओवर थिंकिंग कि लाइक हम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकें, या इस पर कैसे कंट्रोल कर सकें, बिकॉज समटाइम्स ना योर ओवर थिंकिंग वुड बी डैमेज फॉर योर करियर। देखिए, सबसे पहले ना ओवर थिंकिंग का जो शुरुआत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब आप अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी लेके आते हैं, हीन भावना लेके आते हैं। ठीक है, जब आप अंदर से एक इस तरह की भावना लेके आते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, शायद ये अच्छा कर पा रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, तो ये वहाँ से उपज होती है इसकी। या दूसरा, आपका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप हार जाते हैं तो सोचते हैं बस यही ज़िंदगी है। आप हार के दोबारा उठ के कोशिश नहीं करना चाहते। तो स्मॉल डिफीट्स हम अपने माइंड में एक्सेप्ट करके उसके ऊपर चर्चा शुरू कर देते हैं, और वो चर्चा ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है, ट्रैप में आ जाते हैं हम। तो ओवर थिंकिंग इस तरीके से शुरू होती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो बच्चे ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कई बार होती है जो पूरी नहीं होती। आजकल विटामिन डी, B12 कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है लाइफ में। यूजुअल सब में डेफिशिएंसीज आती तो हाँ, उसमें डेफिशिएंसी है क्योंकि धूप तो कोई लेता ही नहीं है, तो विटामिन डी का सीधा कनेक्शन हमारे एंग्जाइटी से होता है, नजरअंदाज हो जाता है। आजकल धूप बच्चे लेते नहीं है क्योंकि आजकल वो हैबिट ही नहीं है। आजकल सब बच्चे मोबाइल में बिंज कंटेंट देखते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, और जेनजी बहुत स्मार्ट है प्रेरणा, बहुत फास्ट है। तो अब जो है ना ज़माना ओवर कंटेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि इंटरनेट पे ओवर इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोडेड है। अब ये समझ नहीं आता कभी कभी कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सही है, तो वहाँ पर भी ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है कई बारी। तो तीसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने, जैसे आपने थॉट क्लैरिटी की बात करी, रॉबिन शर्मा एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट द जेनेटिक्स, इट इज़ अबाउट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। कि आपको बहुत सारी चीज़ें पेश कर दी जाएं, आपको पता होनी चाहिए आपको क्या उठाना है। आप अमूमन शादी पार्टी ब्याह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे 50 तरह के व्यंजन रखे होते हैं और स्वाद भी आ रहा होता है सबको देख के, पर मेरा सवाल यह है कि आप सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, और आप ठीक है, तो आप वो चूज करते हैं कि नहीं आज मैं ये पनीर ही खाऊंगा, आज मैं मशरूम खाऊंगा, या नॉन वेजिटेरियन आज मैं शायद ये फिश खा लूँ। तो आपको अपनी चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट मेक अ चॉइस, द चॉइस मेक्स यू। ये जरा समझ लें आप कि जो आपकी चॉइस है ना वो आपको बना रही है। तो ओवर थिंकिंग को पहली बात तो जैसे ही स्टार्ट हो रही है उसको वहीं से हटाइए, ठीक है, और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। एज आई सेड, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाइए, किताबें पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए और अच्छा कंटेंट एब्जॉर्ब कीजिए। फोकस होना चाहिए उस गोल पे जो आप अगले 5 साल में करना चाहते हैं। किताबें वो पढ़िए जो अगले 5 साल में आपको हेल्प करें कि कैसे आप उस सब्जेक्ट पे मास्टरी पा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, अगर आप 3 साल तक किसी भी सब्जेक्ट को मास्टरी पाना चाहते हैं, किसी भी करियर में एक्सेल होना चाहते हैं, तो 3 साल उसकी स्टडी कर लीजिए। अगर आप उसमें नेशनल लीड बनना चाहते हैं, नेशनल
मेजर प्लेयर बनना चाहते हैं तो आप 5 साल जो है उसको पढ़ लीजिए, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में 7 साल पढ़ लेते हैं तो आप ग्लोबल एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो अगर आप लोकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं 3 साल सब्जेक्ट की स्टडी कर लीजिए, आप नेशनल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आप 5 साल उस सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए, और अगर आप ग्लोबल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप 7 साल उस सब्जेक्ट की स्टडी कर लेंगे। मैं आपको वायदा कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग तो बहुत दूर की बात है, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास फिरेगी भी नहीं, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे। राइट सर, देखिए वैसे भी ना ओवरनाइट सक्सेस तो पॉसिबल भी नहीं। आपने बात ठीक है कि इफ़ यू स्टडी समथिंग फॉर 3 years तो उसमें सर एक डेप्थ होगी, एक पैशन होगा, और कहीं ना कहीं आपको हर दिन कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्टडी करना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो सर उसमें तो कुछ नहीं, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे और अपने आप को हार्म करेंगे। तो दैट इज़ अ वेल सेड सर, आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। पर सर जैसे आपने बात की कि कंटेंट ना बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लो है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही कंटेंट है, क्या गलत है, क्या आपको हेल्प कर रहा है और क्या आपको डिमोटिवेट कर रहा है। सर इसमें चीज़ और भी आती है, समटाइम्स ना इट इज़ वेरी फेकनेस इन द मार्केट कि लाइक आप ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि ये जो कंटेंट है ये रियल कंटेंट है, ये एक फेक कंटेंट है, या ये जो कॉन्फिडेंस है ये रियल है, या ये बंदा मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है। तो सर इज देयर इज एनी टेक्निक वी कैन फील कि जो हमारे सामने समय प्रेजेंटेशन हो रही है इट इज़ अ प्रिडिक्ट, वो प्रिटेंड कर रहे हैं या वो एक्चुअली ये पर्सनैलिटी है? देखिए, ये तो किसी इंसान के बिहेवियर के ऊपर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा समझेंगे, वहाँ से आपको ये नॉलेज आएगी कि सामने वाला आपको वाकई में सच बोल रहा है या वो सच प्रिटेंड कर रहा है। राइट। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ डिस्टेंस ऑफ थिन लाइन बिटवीन व्हाट इज़ ऑथेंटिक एंड व्हाट इज़ फेक। तो आजकल बहुत सारे कंटेंट को ऐसे प्रमोट किया जाता है विच इज़ इंस्टिगेटेड विद अ सर्टेन नैरेटिव। तो नैरेटिव बिल्डिंग होती है आजकल सोशल मीडिया पे भी, और पॉलिटिकली तो हम ये चीज़ें बहुत देखते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग होती है। तो मेरा इस पर आपको यही कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो उसको इधर उधर फाइंड करना बंद कर दीजिए, अपना एक प्लान बनाइए, अपने गोल्स को लिखिए और उस पर फोकस करके उस पर एक्शन लीजिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप अपने आप को इतनी कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर लेते हैं जिससे कि आपका माइंडसेट भी डेवलप हो गया, आपकी नॉलेज भी डेवलप हो गई, और उस काम को करने के लिए आप कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। मेरा बस इस पे यही बोलना है कि आप आसपास तो हैं उन चीज़ों के, बट एज आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि आपकी चॉइस है, आप क्या पिक करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ को सच मानना है। तो थोड़ा सा अपने एंड पे आप फैक्ट फाइंडिंग में रखिए, अपनी रिसर्च भी रखिए। और आज के समय में एआई बहुत आगे आ गया है। क्लॉड की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, परप्लेक्सिटी की बात करें, या गूगल जेमिनी की बात करें, इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं। और आपको थोड़ी सी बात में कहीं लगता है कि इसमें फेकनेस है, आज आपके पास एक नॉन ह्यूमन फॉर्म में ऐसा रिसोर्स है कि आप चेक कर लीजिए तुरंत कि क्या ये बात सही है या नहीं है। राइट। तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन एआई भी दे देगा। तो ओवरऑल ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस व्यक्तित्व के आदमी हैं। आप हर चीज़ को जल्दी मान लेते हैं या आप हर चीज़ को, मेरे एक बॉस थे जब मैं जॉब करता था, वो हमेशा मुझे एक बात बोलते थे कि ट्रस्ट एवरीवन बट वेरीफाई। तो आप वेरीफाई भी कर लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रस्तुत की जा रही है क्या वो सही है, उसका सोर्स सही है, उसका रिसर्च सही है, उसकी बैक लिंकिंग सही है, या वो सिर्फ प्रस्तुत की गई किसी का निजी फायदे के लिए। तो ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। लोग पहले प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते थे, लाइक एग्जांपल कि हमारे पास एक ही डिटर्जेंट का ऑप्शन था, हमने उसी को पिक किया और उसी को हमने यूज़ किया। आज हमारे पास है मल्टीपल चॉइसेस है। इसके लिए ब्रांड्स क्या करते हैं, अलग अलग स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। उसमें सर हाउ इट टेक अ रोल? ये पहले ज़माने में भी हो रहा था स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। अमूल मक्खन स्टोरी टेलिंग से ही आया है, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी भी मेंटेन करी है और मार्केट रिकॉल बहुत फाइन थे और ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा विजन था। तो आज भी अमूल बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और आप बहुत सारे और ब्रांड्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो जब कोका कोला मार्केट में आई थी उस समय कोका कोला का मार्केट शेयर तो 0 था। उस समय तो इंडियन कंपनीज जो कैंपा है, जो आज रिलायंस ने टेक ओवर करा है, उस समय इनका बोलबाला था। तो धीरे धीरे जो ब्रांड बिल्टअप हुआ है वो स्टोरी टेलिंग से ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग क्या करती है कि आपके ब्रांड को एक शेप दे देती है, इसे हम ब्रांड स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। तो आपका जो सवाल है वो ब्रांड स्टोरी टेलिंग के साथ कनेक्टेड है।
कि किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाना है तो एक कहानी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको अपने बिजनेस की बात भी करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की बिजनेस की, हमारे ब्रांड में भी हमारे पास एक स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी होती है कि हम जब ग्लोबली प्रोफेशनली स्टेज पे बोलते हैं तो हमें पहले अपनी क्रेडिबिलिटी फॉर्म करनी होती है पहले 15-20 मिनट में किसी भी स्टेज पे जाके बोलने की। तो अगर हमारे पास एक अच्छी कहानी ना हो, इफ़ यू डोंट हैव अ राइट स्टोरी, वी विल नॉट बी एबल टू एंगेज द ऑडियंस एट अ डीपर लेवल। सिमिलरली ब्रांड के साथ भी ऐसे ही है, अगर आपका ब्रांड का कोई स्टोरी नहीं है तो वो ब्रांड के साथ लोगों का क्रेडिबिलिटी फॉर्म नहीं होगा या टाइम लगेगा फॉर्म होने में। तो इसी वजह से आजकल ब्रांड स्टोरी टेलिंग का बहुत महत्व है और हर प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप देखेंगे मार्केट में जो जल्दी हिट हो जाता है, या तो उस प्रोडक्ट की कुछ एक्सक्लूसिव खासियत होती है। जैसे आपने एग्जांपल देता हूँ, पल्स एक ट्रॉफी आई थी, है ना, कितनी बड़ी सुपर हिट हो गई क्योंकि उन्होंने टॉफ़ी में थोड़ा सा डिसरप्शन कर दिया। या तो आप डिसरप्शन कर दीजिए कि जो लोग टॉफ़ी बना रहे हैं उससे बहुत ही अलग प्रोडक्ट बना दिया आपने, या तो आप मार्केट को डिसरप्ट कर दीजिए। तो आपको ब्रांड स्टोरी टेलिंग तो बाद में चाहिए होगी, फिर पहले आपका प्रोडक्ट ही आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस बन गया, डिफरेंस क्रिएट कर गया, मार्केट इनेबलर बन गया। लेकिन अगर आप ब्रांड स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, किसी ब्रांड को बिल्टअप करना चाहते हैं, तो यस, उसके लिए आपको कहानी चाहिए होगी, उसके लिए आपके पास एक लेगेसी बिल्टअप करनी है तो आपको वो स्टोरी चाहिए। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे MSMEs हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स के साथ काम करता हूँ। अक्सर उनके पास कंटेंट होता है, बिजनेस की लेगेसी होती है, बहुत बड़ा बिजनेस भी है प्रेरणा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो स्टोरी नहीं है। वो स्टोरी को कैसे पुश करना है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डोमिनोज का पिज्ज़ा खाना है पुणे में, और वही पिज़्ज़ा आपको दिल्ली में खाना है और वही पिज़्ज़ा आपको उत्तराखंड में खाना है, तो क्या तीनों का स्वाद अलग अलग होगा? मेरे हिसाब से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम हुआ है, क्लियर SOPs के ऊपर काम हुआ है, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है। तो पीपल फेल बट सिस्टम वर्क। तो हर जगह सेम सिस्टम चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा काम हुआ कि हर जगह पे स्वाद सेम मिलेगा, आप किसी भी आउटलेट पे चले जाइए ऑल ओवर इंडिया, इट क्लियरली सजेस्ट कि कहीं ना कहीं ब्रांड जो है वो फोकस है अपनी क्वालिटी के ऊपर और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, अपने ट्रस्ट के ऊपर। तो ठीक उसी तरीके से जब ब्रांड की अवेलेबिलिटी अलग अलग स्टोर पे सेम है, तो आपकी सेल्स टीम के मुंह से भी सेम स्टोरी निकलनी चाहिए, ताकि पूरी इंडिया में किसी भी मार्केट में चला जाए आपका सेल्स पर्सन, तो वही स्टोरी मिले और कस्टमर को वही स्टोरी सब जगह से सुनने को मिले। ये आपकी ब्रांड स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है। तो इसीलिए आपकी जो वर्क फोर्स है उसको ब्रांड स्टोरी टेलिंग के ऊपर ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर जगह पर उनके मुंह से वही कहानी निकले। अगर जूनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव है वो भी वही कहानी बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव है वो भी वही कहानी बोल रहा है, तो मिडिल लेवल का एग्जीक्यूटिव है वो भी वही कहानी बोल रहा है, तो चारों तरफ जब एक ही कहानी चलेगी, ब्रांड एस्टैब्लिश होगा, ब्रांड लेगेसी स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट होगी और लोगों को ब्रांड अवेयरनेस होगी। सर लाइक अगर आप बात करते हैं कि लोगों ने ठीक है अपनी ब्रांड के साथ एक स्टोरी कनेक्ट की, ताकि लोगों का कहीं ना कहीं उस पर एक फीलिंग कनेक्ट हो, इमोशन कनेक्ट हो और वो उस ब्रांड को बेहतर समझ सकें। पर सर फिर इसमें फाउंडर की पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? लाइक काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इमोशन है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट शायद उनके फाउंडर्स को लोग उतना जानते ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं लैक है। वहीं काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके फाउंडर्स को लोग बहुत अच्छा जानते हैं एंड उनकी पर्सनल ब्रांडिंग से वो इतने प्रभावित हैं कि अगर वो किसी भी ब्रांड के साथ खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसके साथ ट्रस्ट बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्या होता था कि पहले हमें कहा जाता था कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड बनाइए। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन MS टॉक्स, तो आप MS टॉक्स को बड़ा कर दीजिए, ऑथर शरीर अपने आप बड़ा हो जाएगा। पहले ऐसे कहा जाता था। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर दीजिए, प्रेरणा का नाम अपने आप हो जाएगा। राइट, लेकिन माइंडसेट होता था। हाँ, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चेंज आया है मार्केट में। ये चेंज इज इनएविटेबल, यू हैव टू अडेप्ट। तो ये चेंज इसलिए आया क्योंकि अब जगह जगह पर आप अपने ब्रांड को एक लिमिट तक सोशल मीडिया पे विजुअली दिखा सकते हैं। विजुअली किसको दिखाएंगे आप? अपने आप को। तो आपका पर्सनल ब्रांड भी धीरे धीरे बिल्टअप होना चाहिए, धीरे धीरे दिखना चाहिए। और वो पर्सनल ब्रांड कौन है? वो आप है या मैं हूँ। तो अगर मुझे MS टॉक्स को बड़ा करना है तो मुझे ऑथर शेयरिंग को भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है तो आपको प्रेरणा को भी बड़ा करना पड़ेगा। इसी वजह से पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल
पोजीशनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और उससे एक फायदा और होता है, जब लोग आपको लाइक करते हैं, आपके वीडियोस, आपके स्टाइल को लाइक करते हैं, आपके करिश्मा को फील करते हैं, आपके एनर्जी को फील करते हैं, तो प्रोडक्ट पे ट्रस्ट अपने आप हो जाता है कि ये बंदा सही है तो प्रोडक्ट भी सही होगा। अगर ये पर्सन सही है तो प्लेटफॉर्म भी सही होगा, कंपनी भी ठीक होगी। क्योंकि जब बंदे में ही कमी है तो प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा। सर ये बहुत ज़्यादा ना यूज स्टॉक मार्केट्स में होता है। लाइक स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि फाउंडर्स कैसे हैं, फाउंडर्स अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली ना आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और रेडी हो जाते हो, रेदर देन जहाँ जिस कंपनीज के आप फाउंडर्स को शायद नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं लोग ना रिसर्च करते हैं कि यार मे बी दिस इज़ नॉट अ राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका पॉइंट वैलिड है सर। सर अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन को एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना हो, उसे अपनी बात बेहतर तरीके से लोगों को पहुँचानी हो, व्हाट ही शुड डू? उसको लगातार बोलना पड़ेगा। उसको बोल बोल कर अपने झांका होता है ना, झांका, अपनी हेजिटेशन उसको हटाना है। उसके लिए उसको बोल करके प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इसमें से अच्छा स्पीकर कौन है? एक्चुअली में ये टर्म दिए गए हैं एक पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके। वैसे रियल में कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। लेकिन अब आप ये वर्ड यूज़ करें तो मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर है। क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो डेप्थ से बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो विदाउट डेप्थ बोलते हैं। इंट्रोवर्ट आदमी होता है वो कम बोलता है, प्रिसाइज बोलता है। एक्सट्रोवर्ट आदमी कुछ भी बोलता है। इंट्रोवर्ट आदमी कम बोलता है लेकिन जो बोलता है वो हिला देता है। एक्सट्रोवर्ट आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो इंट्रोवर्ट आदमी की ज़्यादा वैल्यू है सिस्टम में। बस उसको करना एक चीज़ है कि उसको स्पीकिंग थोड़ा सा और एक्टिवली करना है। तो द बेस्ट वे टू डू पब्लिक स्पीकिंग इज टू स्पीक 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 एंड स्पीक। तो लगातार बोलते रहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और अपने आप को इतना स्टेबल कर लीजिए कि कभी आपको बोलने के लिए कहा जाए, चाहे एक्सटेम्पोर बोलने के लिए कहा जाए, बोर्ड रूम मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाए। ऐसा ना हो कि आप उस मोमेंट पे कहें नहीं जी मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। Exactly. तो इंट्रोवर्ट को थोड़ा अपने ऊपर और मेहनत करनी है ताकि वो अपने इंट्रोवर्ट को एज अ स्किल अप्राइज कर ले। क्योंकि इंट्रोवर्ट पीपल आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी गुड रीडर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट प्रेरणा, दे आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स। बहुत प्रिसाइज बोलते हैं ना, रीजन मे बी ये भी कि बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वर होते हैं। आप किसी इंट्रोवर्ट के साथ थोड़ी देर बात करेंगे ना, वो आपके बारे में 2-3 चीजें बोलेगा, आपको अच्छा आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो बहुत ध्यान से देखते हैं, वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूट है। तो ये है मेरा इस पे व्यू। सर जैसे मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में ना टोन का भी बहुत रोल प्ले होता है। कब आपको लो टोन यूज़ करनी है, व्हेन यू हैव टू बी वेरी सिंपैथिक, वेयर यू हैव टू बी वेरी हाई टोन। सर टोन इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्यों प्ले रोल करता है? लाइक ये आपकी बात को इफेक्टिव दिखाता है या ये किस लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक योर टोन शुड बी लाइक दैट वे? प्रेरणा बहुत बढ़िया सवाल है। बात के मायने चेंज हो जाते हैं। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। बात शब्द वही है, ठीक है ना, लेकिन मायने अलग अलग हो गए। जैसी टोन चेंज करी, तो किसी भी शब्द पे अगर थोड़ा सा टोन कम कर देंगे तो पोलाइटनेस क्रिएट हो जाती है। आप गुस्सा करेंगे तब भी आपको गुस्सा फील होगा, मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे पता नहीं है मैं कैसे करूं, है ना। अब इसी बात को तेजी से बोलेंगे तो लगेगा बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, CXOs और सीनियर बिजनेस लीडर्स, आपने ध्यान दिया होगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट टोन में ज़्यादा बोलते हैं। उसका एक और एडवांटेज है, बिसाइड्स कि वो पोलाइटनेस डिस्प्ले कर पाएँ एवरी टाइम, उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। आप सुबह 8 बजे बात कर लीजिए, रात को 9 बजे बात कर लीजिए, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई ना। हम ज़्यादा बोलते हैं तो एनर्जी भी जल्दी सक होती है। तो एनर्जी बड़ी मेंटेन रहती है, बड़ी यूनिफॉर्म एनर्जी रहती है। तो एक एडवांटेज ये भी है कि आप अपनी टोन को ज़रा बैलेंस करके बोलें या थोड़ा कम आवाज़ में बोलें, यानी कि उसकी लाउडनेस थोड़ी कम रखें, तो आपकी बॉडी की एनर्जी भी कम रहती है। एंड एज यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द हायर पोजीशंस प्रेरणा, आप देखेंगे कि लोग हर बात का जवाब देना भी नहीं चाहते। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना परफेक्ट करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से सारा काम करते हैं। सर अगर मान के चले एक सेल्स पर्सन को ये चीज़ समझनी हो कि अगर मुझे एक हाई टिकट क्लाइंट को इम्प्रेस करना, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट सम गुड लग्जरी ब्रांड्स की अगर सेल्स पर्सन की बात करते हैं, उनका बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है रेदर देन एक डिफरेंट ब्रांड का, चाहे सेम सेगमेंट हो बट एक वो हाई प्राइस में लो प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में। सर उसको कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि टू डू देयर बेस्ट सेल्स?
people like to talk to people, work with people, do business with people who are either at their par or who are slightly above to what they are. इसको समझते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन सामने वाले से हल्का है तो आप समझ लीजिए आपका पहला पड़ाव भी वीक पड़ गया. फिर वहाँ से बात को उठाना, सेल्स को उठाना, क्योंकि सेल्स की आप स्पेसिफिक बात करें, सेल्स कम्युनिकेशन की बात करें, तो आपका सवाल सेल्स कम्युनिकेशन के अराउंड है. तो पहला पड़ाव ही, पहला इंप्रेशन ही आपका वीक पड़ गया. पहला इंप्रेशन आपका सही पड़े उसके लिए आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए. बहुत लोगों को ये मिथ है कि इंग्लिश नहीं आती तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल. तो आप हिंदी में भी बोलेंगे तब भी चलेगा. और दूसरा, जो आपको बेटर करती है सामने वाले के आगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव में आपकी नॉलेज, यानी कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देगा. और तीसरा, आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी. आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप सामने वाले को विद एग्जाम्पल्स, कहानी के साथ रेजोनेट कर पाएँ. और चौथा, आपका स्पीच आर्टिकुलेशन. आप हर बात को क्लैरिटी के साथ विद स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, विद इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं, विद मेटाफोर्स बोल रहे हैं. तो क्या होगा कि आप ओवरऑल उस कम्युनिकेशन को लीड करेंगे. और जब आप उस कम्युनिकेशन को लीड करेंगे तो फिर जो सामने आपकी बात सुन रहा होता है वो आपका हाथ पकड़ रहता है. दिखता नहीं है, साइलेंटली, मतलब आपकी बात में हाँ मिलाता है. और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आप अपनी कन्वर्सेशन में लीड करके जीत जाते हैं. फिर आप उस पर्सन को जो भी डिसीजन इन्फ्लुएंस करने के लिए कहते हैं वो होता है. तो हाई टिकट में नॉर्मली ऐसा होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ लोग बहुत एडमेंट मिलेंगे आपको, जो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनना चाहते. चाहे आप महंगे से महंगा बैग लेके, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन के उनके सामने बैठ जाइए और आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं. इट डजेंट मैटर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, यू आर वेल क्वालिफाइड. If they are adamant of doing something, they will work that way. So it's a question of personality type also. And thirdly, I would like to share that if you really want to convert a deal with a person, as you said, high ticket sales, then it should not be a 1 or 2 job meeting. You have to get into the person and develop the relationship also. And developing the relationship is a completely skill and talent, I'm telling you, Prerna. It depends on lot of parameters. अगर मैं आपसे बोलूँ प्रेरणा कि आज आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है अभी आधे घंटे में कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने वाले हैं, तो क्या आप उनके साथ बात कर लेंगे? अब आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही सॉलिड है, बिल्कुल, और इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता. तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई मैं तैयार हूँ, डू आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल. एग्जैक्टली, बिल्कुल सर. पहले थॉट तो ये आएगा. ठीक है. दूसरा आपके माइंड में आएगा कि मुझे बात क्या करनी है. तीसरा आपके माइंड में आएगा कि मुझे इस कन्वर्सेशन को मेमोरेबल कैसे बनाना है. राइट. ये 3 चीजें हाई टिकट में करनी है आपको. यही थॉट होते हैं सर मेजरली. आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल, व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट एंड हाउ आई कैन की कनेक्टेड. उनको फील हो गया यार दैट वाज समथिंग गुड. एग्जैक्टली, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स. तो आपके कन्वर्सेशन को अगर आप हुकिंग बना दें, अच्छा बना दें, तो कन्वर्सेशन हेल्दी, जैसे बोलते हैं ना, आपके साथ बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई. आज हमारी बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन हुई. हेल्दी कन्वर्सेशन में 2 मुझे पता था, 2 आपको पता थे. जब मीटिंग खत्म हुई तो 4 आपको पता है और 4 मुझे पता है. सो शेयरिंग इज केयरिंग. वी गेन समथिंग. शेयरिंग बिकम्स केयरिंग. सो ऐसे ना काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं. दे आर वेरी गुड एट देयर स्टेजेस, बट ना देयर वुड बी अ कॉन्फिडेंस लैक इन द कैमरा. लाइक काफ़ी जो कंटेंट क्रिएशंस में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम बड़ी फेस करते हैं कि वो कैमरेस के साथ बड़ा फोबिया होता है उन्हें. वो बोलने में उनको बहुत ओपन है, उनके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, पर वो कैमरा फोबिक है. तो सर कैमरा फोबिक के लिए वो क्या ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं कि समहाउ दे रिड्यूस दिस थिंग? सबसे पहले तो आप कैमरा के लेंस के सामने जब बोल रहे हैं, जैसे कि मैं अभी देख के बोल रहा हूँ, तो आप विजुलाइज कीजिए. आप एक क्रिएटिव माइंडसेट के हैं तो थोड़ा, अगर नहीं है तो थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट एस्टैब्लिश कीजिए और विजुलाइज कीजिए. वो सामने बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, कितने प्यारे हैं. हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका? वेरी गुड. सक्षम. कौन सी क्लास में हो आप बेटा? 3rd क्लास में हो. वेरी नाइस, वेरी गुड. कितना स्कोर आया था आपका लास्ट क्लास में? वाओ, 98%. वेरी गुड, कमेंडेबल, वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप. एंड हु इज योर बेस्ट टीचर?
अच्छा वो पीछे प्रेरणा मैम बैठी है वो है, ओके वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड। अब जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करा कि एक बच्चा और ग्रुप ऑफ बच्चे वहाँ बैठे हैं और टीचर्स बैठी हैं और मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ। अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक कैमरा के सामने आगे रख के अपने कंटेंट में विजुअलाइजेशन लेके आएंगे तो आप अपने आप देखेंगे आपको एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फेस पे आएंगे। सो दैट्स द टेक्निक आई वुड सजेस्ट योर crowd can follow and they can have a tremendous shift in their communication. सर वी ऑलवेज लिसन है कि जो ग्रेट स्पीकर होता है वो बहुत बड़ा ग्रेट लिसनर होता है। टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर यू नीड टू बी अ ग्रेट लिसनर। सर ये बात किस लेवल तक वैलिडेट है? देखिए, there's a strong reason why God has given us one mouth and two nose, 2 ears. राइट, है ना? नहीं तो भगवान भी 2 माउथ दे देते और कहते हैं एक ही कान से सुनने बहुत है, बोलना ज़्यादा है, सुनना कम है। So even God does not want you to speak more. He wants you to listen more. और great listeners always acquire new knowledge. Great speakers, they do speak a lot, but आप जब बोल रहे हैं तो आप सामने वाले को नॉलेज दे रहे हैं, पर जब आप सुन रहे हैं तो सामने वाले से नॉलेज ले रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होता है किस मोमेंट पे आपको ग्रेट स्पीकर बनना है और किस मोमेंट पे आपको ग्रेट लिसनर बनना है। इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट। सर इफ़ आई आस्क यू फॉर अ रोड मैप कि अगर किसी भी पर्सन को 30 डेज़ के अंदर अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधारना हो तो उन 30 डेज़ में उसे क्या करना चाहिए, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधार सके कि डे 1 और डे 30 में उसे ऑटोमेटिकली डिफरेंस फील हो? सबसे पहले तो हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके नाकाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग आपके मैदान छोड़ने का। तो ध्यान रहे उनका ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक। तो आपको करेज रखना है अपनी लाइफ में और कभी भी हताश नहीं फील कीजिए। एक बार चीज़ नहीं हुई, दूसरी बार चीज़ नहीं हुई। हम आज भी अपनी यूट्यूब रिकॉर्डिंग करते हैं एज अ क्रिएटर, मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा कई बार ही होता है कि मेरा फ्लो नहीं आ रहा, कभी फंबलिंग हो रहा है, कभी मम्बलिंग हो रहा है, कभी प्यास लग रही है, तो 5-6 टेक लग जाते हैं। बट हम उस 5-6 टेक में ना फ्रस्ट्रेट नहीं फील करते, क्योंकि हमें पता है इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द बिग सक्सेस। तो जब आप कभी अटके तो ये मत बोलिएगा अपने आप से यार मेरे बस की नहीं, आप बोलिएगा इट्स पार्ट ऑफ द बिग सक्सेस और कीजिए उसको। और तीसरा, ऐसा कोई काम दुनिया का नहीं है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। या तो आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और बहुत सारा स्किल आप एकदम सीख जाते हैं, और दूसरा आप किसी काम को बार बार करते हैं तब सीख जाते हैं। बस ये 3 चीज़ें माइंड में रख लीजिए, आप बहुत अच्छे स्पीकर डे 30 तक, मेरा वादा है आपसे, बनेंगे और 100% बनेंगे। सर वही ना पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप सुबह उठ के डेली कह रहे हैं ना कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आता है कि येस यू कैन डू दिस। आप मैनिफेस्ट ही उल्टा कर रहे हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो समहाउ आप अपना आप ही डाउन ड्रॉल होना शुरू हो जाएंगे कि लाइक यू विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव। सर यूजुअली ना जैसे हम एक लेटर लिखते हैं, स्कूल्स में हम लेटर लिख देते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता था, आपके ऊपर सब्जेक्ट, फिर आपको मेन कॉन्टेंट। क्या सर एक अच्छी स्पीच को बनाने का, इफ़ यू वांट टू डू डिलीवर एनी स्पीच इन पब्लिक, क्या एक अच्छी स्पीच को बनाने का भी कोई स्ट्रक्चर होता है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही आप स्पीचेस बोल सकते हैं। और अगर आपका स्ट्रक्चर रिफाइंड होगा तो आपकी स्पीच भी रिफाइंड होगी। इसी वजह से बहुत सारे CXOs को जब मैं कोचिंग करता हूँ तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया ये होता है कि उनको किसी बात का स्ट्रक्चर नहीं है। बोलना तो सभी को आता है, इफेक्टिव बोलना सभी को आता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम अभी इसी जगह की बात करते हैं, कितना खूबसूरत है ये ऑफिस जिसमें आप बैठे हैं, लेकिन किसी समय पे ये ऑफिस खूबसूरत नहीं भी होगा। ये एक रॉ होगा, तो रॉ स्ट्रक्चर मिला होगा, पर स्ट्रक्चर जब सही मिला उसके बाद ब्यूटिफिकेशन तो बाद में अपने आप हो ही गई। तो पब्लिक स्पीकिंग में भी स्ट्रक्चर सही मिल जाए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हम कभी भी कर सकते हैं। दैट इज द मैटर ऑफ स्पीच आर्टिकुलेशन एंड हाउ you are effective in your diction, how you are more engaged with different words which you can use to communicate your messages. तो आपको बेसिकली कम्युनिकेशन को थोड़ा प्यार भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रेंथ बनता है। तो when you love communication, the communication will love you back. सर कैसे हम थोड़ा डिकोड करें
जस्ट टेक एग्जांपल कि लाइक देयर इज़ अ सीईओ जिनकी लाइक 20 years एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है और आज उनके ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग वहाँ हैं, उनके इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी वहाँ हैं, टीम भी वहाँ है और काफ़ी कुछ प्रिविलेज आपके कस्टमर्स भी वहाँ हैं। तो अब सीईओ को अगर अपनी स्पीच अटेंटिव बनानी है जो उनकी वेलकमिंग स्पीच है, तो सर वो उसमें किस स्ट्रक्चर का ध्यान रखे कि इसमें हर बंदा अपने आप को कनेक्टेड फील करे? देखिए, अगर आप सीईओ हैं और अगर आपको 10 साल हो गए हैं, जो ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं पर्टिकुलर सिनेरियो, तो एक तो सबसे पहले आपको सीईओ साउंड नहीं करना ज़्यादा, नहीं तो आप अलग दिखेंगे। अगर आपको उस पूरे क्राउड का हिस्सा बनना है तो आपको बस ये बताना है कि मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। बस फ़र्क है तो इतना कि मुझे ये टाइटल मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का और आपको वो टाइटल मिला है अपने रोल को निभाने का, और वहाँ से यहाँ आना भी आसान है। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूटी है। कीप इट लाइट, keep it humorous and be in the mode of gratitude more। और राइट स्ट्रक्चर आप पूछ रहे हैं तो स्टार्ट विद समथिंग वेरी लाइट, स्टार्ट विद स्मॉल ह्यूमर और स्टार्ट विद थैंक यू विच शुड पावरफुली सेट अप द टोन ऑफ योर स्पीच। सेकेंडली स्ट्रेट अवे कम टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि समय की बहुत अभाव रहता है वहाँ पर और बहुत लिमिटेड टाइम में आपको कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी होती है। तो स्ट्रेट अवे कम टू द मेन मैसेज। तो आपका मेन मैसेज क्या है वो आप क्लियर कर लीजिए, उसके अराउंड जो भी आपको 2-3 बातें कहनी है वो कह दीजिए। उसके बाद आप अपना एक एंडिंग समराइजेशन क्लियर कर लीजिए कि मुझे अब फाइनली ये बात को रिपीट करना है, रिकॉल कर दीजिए अपने मैसेज को, और उसके बाद आप एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन देके अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। राइट सर, जैसे ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, आप स्टेज पे एवरीथिंग इज गोइंग वेरी कूल, बट समहाउ यू फील लाइक कि ऑडियंस में आपका एंगेजमेंट डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका फ्लो डाउन हो रहा है। तो सर वहाँ क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे हम अगर इंस्टेंटली कर रहे हैं तो इमीडिएटली वी गेट द सेम एंगेजमेंट अगेन? यूजुअली एनर्जी का ही होता है, क्योंकि अगर सामने वाले की एनर्जी लो है तो उसकी एनर्जी हाई करनी होती है। और बहुत से लोगों की एनर्जी हाई जो है उनके प्रॉपर ब्रीदिंग से हाई हो जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, ऑडियंस को खड़ा कराते हैं, क्लैप करवाते हैं या सांस लेने के लिए बोलते हैं या उनको मूव करवाते हैं, उनकी यस, तो उनकी फिजियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप सामने वाले की फिजियोलॉजी एक्टिव कर देते हैं तो एनर्जी बिकम्स मोशन, एनर्जी बिकम्स मोशन, इमोशन एक्टिव हो जाता है। तो सामने वाले का एनर्जी और इमोशन लूज होता है जब वो थके होते हैं या कनेक्ट नहीं कर रहे होते, पर जैसे ही फिजियोलॉजी एक्टिव होती है तो सामने वाले की एनर्जी और इमोशन वापस आ जाता है। तो उसको कराने के कई तरीके हैं, अब वो कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ यू वांट टू रिकमेंड 3 एक्सरसाइज कि जिससे इंसान इमीडिएटली धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकता है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? सबसे पहले आपको अपनी वॉइस एक्सरसाइज पे काम करना चाहिए, और हमिंग साउंड एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करता हूँ। दूसरा, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। तो मिरर के सामने खड़े होके आप अपनी बात को बिना बोले एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे आपकी बॉडी जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस इंप्रूव होंगे। और तीसरा, अगर आप मुंह में कोई ऐसी चीज़ रख दें डंडी की तरह, पेन पेंसिल भी हो सकता है, उसको रख करके आप बोलिए, तो उससे आपका जो स्पीकिंग मसल है, जो आपका माउथ मसल है, वो स्ट्रांग होगा और आपकी वर्ड क्लैरिटी, स्पीकिंग क्लैरिटी इंप्रूव होगी। ये 3 एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करता हूँ। सर अगर मैं लास्टली इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहें और आपसे चाहें जानना कि अगर कल दुनिया में सिर्फ सब आपकी आवाज़ सुन रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीज़ आप अपने आप में इम्प्रूव करें, ये चीज़ आप अपने आप में करें और आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जा सकते हैं? मैं इतना बोलना चाहूँगा कि नेवर एवर गो विदाउट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस नेवर मेक्स यू परफेक्ट, इट ऑलवेज मेक्स यू बेटर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, बड़ा बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, तो थोड़ा सा अपने आप को झुक करके, डाउन टू अर्थ हो करके चीज़ों को पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आर्ट है और आर्ट को सीखने के लिए समय चाहिए होता है। डोंट मिसअंडरस्टैंड टॉकिंग विद स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, ये शब्दों का खेल है। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। कारीगर हूँ साहब,
अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ, किसी को बेकार और किसी को कलाकार नजर आता हूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। एंड थिंक कि इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोगों को समझ में आएगा कि सही शब्दों का चुनाव उनकी लाइफ कैसे बदल सकता है। अगर आज की कॉन्वर्जेशन से एक टेक अवे लेना हो तो वो ये है कि कॉन्फिडेंस बॉर्न नहीं होता, बिल्ड होता है। और कम्युनिकेशन सिर्फ करियर ग्रो नहीं करता, इंसान को ग्रो करता है। दिस इज पॉज वेयर वी स्टॉप फॉर कॉन्वर्जेशन दैट स्टे विद यू लॉन्गर देन कॉन्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।